नाम है डॉक्टर नरेश चौधरी और हम यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन हम एनटीए नेट के अकॉर्डिंग करेंगे, तो थोड़ी डिटेल स्टडी हम इसकी करेंगे। आज सबसे पहले जो अध्याय मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ऐसे स्रोत जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आपके सामने एक चार्ट में रख रहा हूँ। इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण निम्न दो आधार पर किया गया है: पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो खुदाई में अवशेषों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे अभिलेख है, स्मारक भवन है, सिक्के है, मूर्तियां है, चित्रकला है। दूसरा साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो लिखित माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त है। अब ये पुस्तकें भारतीय साहित्य भी है और विदेशी साहित्य भी है, जो भारतीयों ने लिखी है भारत के लिए, और विदेशी जो यात्री आए थे उन्होंने भारत के बारे में लिखी है। उन पुस्तकों का अध्ययन करने से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत में जो महत्वपूर्ण है अभिलेख। अभिलेख खुदाई में जो चट्टानों के रूप में या धातु की चादर के रूप में उखरे हुए होते हैं या उन पे कुछ लिखा हुआ रहता है, उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं भारतीय इतिहास की अध्ययन के लिए। अभिलेख से हमें उस काल की घटना, वर्ष इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि किस राजा ने, किस शासक ने वो अभिलेख बनवाया था, उस समय क्या स्थिति थी, क्या विजय, कहाँ विजय प्राप्त की, इस सब की जानकारी अभिलेखों में उखेरी हुई होती है। स्मारक एवं भवन, महल, किले इत्यादि होते हैं, या खुदाई में कोई अवशेष मिले होते हैं तो वो स्मारक एवं भवन के अंतर्गत आते हैं। उस समय की वास्तुकला, उस समय का रहन सहन इत्यादि की जानकारी स्मारक एवं भवन से हमें प्राप्त हो जाती है। आगे पुरातात्विक स्रोत में सिक्के आते हैं। सिक्के जिस शासक ने चलाए होते हैं उस शासक के बारे में जानकारी सिक्कों के माध्यम से मिल जाती है। सिक्कों से उस राज्य की अर्थव्यवस्था की जानकारी भी मिल जाती है, जैसे कहीं चांदी के सिक्के चलते थे या कहीं सोने के सिक्के चलते थे, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे पुरातात्विक स्रोत में मूर्तियां भी हमें खुदाई में प्राप्त हुई है। मूर्तियों से उस समय की कला की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। मूर्तियों में वस्त्र इत्यादि या आभूषणों से हमें उस समय की कला की जानकारी प्राप्त होती है, किस तरह का रहन सहन था, किस तरह लोग रहते थे, ये सब हमें जानकारी हम मूर्तियों के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। आगे चित्रकला। दीवारों पे और खुदाई के अवशेषों में जो हमें चित्रकला प्राप्त हुई है, उस समय की जानकारी हमें, चित्रकला की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती। भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है ये भी। तो ये सभी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं: अभिलेख, स्मारक भवन, सिक्के, मूर्तियां और चित्रकला। आगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो हैं: भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य जो धर्म से संबंधित है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य जो धर्म से संबंधित नहीं है, राजनीति, अर्थशास्त्र इत्यादि या कोई उपन्यास, कहानी उससे संबंधित है, उन्हें धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य दक्षिण का साहित्य है, इससे हमें दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी सबसे ज्यादा जो हमें प्राप्त हुई है संगम साहित्य से ही हुई है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध व जैन तीन महत्वपूर्ण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेद है, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि है। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय, कौशिकी, गोपथ है। आरण्यक में तैत्रेय, मैत्री, ऐत्रेय है। उपनिषद में छांदोग्य, कठोपनिषद, बृहदारण्यक है। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष है। उपवेद में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद है। षट दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा है। महाकाव्य हमारे दो हैं: रामायण, महाभारत। पुराण में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण। 18 पुराण है जो भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्मृति में मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। तो ये ब्राह्मण साहित्य के विभिन्न अंग हैं। इनसे हमें उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, दार्शनिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है,
शिक्षा का स्तर मालूम पड़ता है, शिक्षा किस तरह से होती थी, किस तरह से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था, ये सारी जानकारी हमें ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त हो जाती है। आगे बौद्ध साहित्य है। धार्मिक साहित्य में अगला बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, नीलेंद्र बुद्ध चरित्र, दिव्य दान आदि है। बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध के समय और उनके बाद लिखे गए साहित्य हैं। तो महात्मा बुद्ध के समय का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त हो जाती है। 16 महाजनपदों का इतिहास इत्यादि की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। इसके बाद जैन साहित्य। महावीर स्वामी के बाद वह उनके समय जो जैन साहित्य लिखे गए थे, परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। जैन साहित्य महावीर स्वामी के समय का इतिहास, उस समय का सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक, धार्मिक सभी तरह के इतिहास की जानकारी हमें जैन साहित्य से प्राप्त हो जाती है। आगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य आते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह लिखा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण इतिहास की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त हो जाती है। उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी स्थिति का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिल जाता है। इसी तरह कलन की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, कादम्बरी इत्यादि, इन सभी से हमें ऐतिहासिक कालक्रम में ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। संगम साहित्य दक्षिण के साहित्य है। दक्षिण के इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत संगम साहित्य है। इसमें तिरुकुलर, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि ये प्रमुख हैं। दक्षिण भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी संगम साहित्य से प्राप्त हो जाती है। ये भारतीय साहित्य है। आगे विदेशी साहित्य। मूलतः विदेशी यात्रियों का विवरण रहता है जिन्होंने भारत की यात्रा की। भारत में यूनान, रोम, चीनी और अरब यात्रियों ने यात्रा की। यूनान व रोम के जो लेखक थे मेगस्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, नियोकस, अरिस्टोबुलस इत्यादि। मेगस्थनीज इत्यादि ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यात्रा की थी। इसी तरह आगे इन यात्रियों ने अलग अलग शासकों के समय जो यात्रा की और उन शासकों का काल, उनका इतिहास या उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, उनके राज्य का वर्णन इन सब पुस्तकों में समेकित किया है। इसकी जानकारी हमें इन पुस्तकों से प्राप्त हो जाती है। 2 चीनी यात्री महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, हेनसांग और फाहयान। इन्होंने भारत की यात्रा की, यहाँ रहे और संपूर्ण भारत का इतिहास इन्होंने लिखा है। इनके भी पुस्तकों से हमें काफ़ी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अरब यात्रियों में अबू रिहान, अल-बेरूनी, अल-मसूदी, मार्को पोलो ये प्रमुख है। ये सब भारत आए, इन्होंने अपना विवरण लिखा और भारतीय इतिहास का विवरण दिया है। तो इसी तरह दोस्तों हमें भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों का जो वर्गीकरण मैंने किया है, इसको आगे के हम अध्यायों में इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। एक एक टॉपिक पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके लिए आप बने रहिए सफलता एजुकेशन के साथ, हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।